हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाला है उस टॉपिक का नाम होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और 12th क्लास का टॉपिक है। सबसे ईजीएस्ट टॉपिक अगर मैं बताऊं पूरे के पूरे 11th क्लास या 12th क्लास के सिलेबस में, 12th क्लास के स्पेसिफिकली, बिकॉज हम आज 12th की बात करने वाले हैं। तो 12th क्लास के सिलेबस से सबसे आसान टॉपिकों में से एक टॉपिक होने वाला है जिसका नाम होने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यस, तो डिसोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आपके चैनल पर आ चुके हैं। जिस भी टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, कोई रिवीजन करना चाहते हो तो वो ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डेडिकेटेड एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआई, चाहे वो फंडामेंटल, चाहे एडमिशन, कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, इससे पहले वाले चैप्टर्स को पढ़ने हैं आपको, सारे के सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ डिले। ओके बच्चों, जैसा हमने डिसाइड किया था हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखो बेटा डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, डिसोल्यूशन ना दो तरीके से काम करता है। डिसोल्यूशन के अंदर ना दो चीज़ें, डिसोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है खत्म करना, डिसॉल्व करना, है ना। डिसॉल्व का मतलब खत्म, कोई चीज़ मिल जाती है, खत्म हो जाती है, उसी वर्ड से बना हुआ है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म को अपने एग्जिस्टेंस में लेके आए, जब पार्टनरशिप में आपने रजिस्ट्रेशन कराया जाके, है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। नाउ पॉइंट आता है कि डिसोल्यूशन करने का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो बच्चों डिसोल्यूशन करने का सिंपल सा मतलब होता है कि आप क्या करने वाले हो, आप क्लोज करने वाले हो किस चीज़ को, क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट को क्लोज जब करने की बारी आती है ना, कि बैलेंस शीट खत्म करनी है, बंद करनी है बैलेंस शीट, तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन बोला जाता है। एंड डिसोल्यूशन बोला जाएगा क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट को। इसका मतलब ये किसके अंडर आता है, अंडर सेक्शन 39, अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। रजिस्ट्रेशन भी आपने इसी में कराया था, तो आपको बंद भी इसी के अकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा। क्लियर। तो आपको किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब आप पढ़ते हो तो पार्टनरशिप फर्म किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो आप, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अंडर सेक्शन 39 के अंदर हम लोग सारी बातें पढ़ेंगे डिसोल्यूशन के बारे में। ओके, नाउ अब बात आती है कि क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों क्या क्या चीज़ें निकल के आती है, देखो बैलेंस शीट में सर दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है बेसिकली कैपिटल अकाउंट्स। हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों, सर हमें मिलता है, और बैलेंस शीट में मिलता है एसेट्स। और क्या मिलेगा बच्चों, और मिलेगा सर हमें लायबिलिटीज़, है ना। अब लायबिलिटीज़ के अंडर दो सेक्शंस निकल के आते हैं बेटा। लायबिलिटीज़ में भी दो लायबिलिटीज़ होते हैं आपके पास। एक लायबिलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। क्लियर। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जितनी भी होती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, और एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया बच्चों, सर इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल को ही तो बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट को इंटरनल लायबिलिटीज कहा जाता है। लेकिन हाँ, उसके अलावा भी अगर कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जिसको हम इंटरनल लायबिलिटीज बोलेंगे, जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल में आ गया किसी भी पार्टनर ने लोन अगर दिया हुआ है, पार्टनर्स लोन, तो उसे भी हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, अपना इंटरनल लायबिलिटी में कंसिडर करेंगे। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ, जब पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हो सकता है पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े तो या तो हम बाहर से लोन ले लें, है ना। अगर आप बाहर से लोन लोगे तो वो कहाँ आएगा बेटा, वो आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी में, जिसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, बैंक लोन के नाम से आप रिकॉर्ड करोगे। और क्या क्या आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी में बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी में वो आता है सारा पैसा जो बाहर वालों को आपको पे करना है, जिसमें क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स की वैल्यू आ गई, है ना, बैंक लोन तो आपका पैसा ही गया, किसी भी तरीके का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वैल्यू आ गया आपके पास। तो इस तरीके के लायबिलिटीज़ हो गई। जैसे ईपीएफ, ईपीएफ में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चों की ईपीएफ एग्जैक्टली क्या होता है, कि ईपीएफ क्या है बच्चा, ईपीएफ है सिंपल आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अब इसका नाम में ही क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ये पैसा है ना, ये फर्म का पैसा नहीं है, इट बिलोंग्स टू अ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर जो एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हुए हैं, जिनको आप सैलरी पे का रखा हुआ है, उनकी सैलरी में से कुछ पैसा कट करके आप साइड में रख लेते हो, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू हैव टू पे ऑल द अमाउंट टू द एम्प्लॉय। तो क्या है, तो ये भी एक तरीका क्या है बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट है। क्लियर, ठीक है सर। अब एसेट्स की अगर बात करूं तो एसेट्स भी हमारे पास दो तरीके के निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है इंटेंजिबल एसेट्स,
इंटेंजिबल एसेट्स, और दूसरा होता है मेरे पास क्या बच्चों सर, टेंजिबल एसेट्स। तो एक हो गया इंटेंजिबल एसेट्स, एक हो गया टेंजिबल एसेट्स। अब पॉइंट आता है कि जब आप बिजनेस बंद करने की बात कर रहे हो ना, तो बिजनेस बंद करते टाइम मुझे क्या करना होता है, बिजनेस बंद करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम सभी एसेट्स को पे ऑफ करेंगे, मतलब सेल कर देंगे आप सारे एसेट्स को, और लायबिलिटीज़ की पेमेंट की जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सारे एसेट्स पे करने हैं, सारे एसेट्स सेल करने हैं। मतलब आपको क्या करना है, ये वाले एसेट्स भी सेल करने हैं और टेंजिबल एसेट्स ये भी सेल करने हैं, है ना। उसके बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से आप करोगे क्या, आप सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर दोगे। कौन सी वाली लायबिलिटी सर, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को पेमेंट की जाएगी। जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं आप सभी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करोगे। तो पेमेंट कब करोगे, जब सेल होगा एसेट्स, है ना। तो एसेट्स को सेल करेंगे आप, कि बिजनेस आप बंद कर रहे हो तो एसेट्स का करोगे। डिसोल्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या है, बिजनेस बंद करना। बिजनेस बंद करने का मतलब एसेट्स जितने हैं आपके पास सारे के सारे उठा के सेल कर दो। जो पैसा आया वो उठा के आप कहाँ पे किसको दोगे, लायबिलिटी होल्डर्स को दोगे। उसके बाद भी कुछ पैसा अगर बच जाता है तो वो सारी चीज़ों का क्या करना होता है, वो सारी चीज़ों का सेटलमेंट आप किसके थ्रू करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कि भाई पेमेंट वगैरह करने के बाद जो पैसा बचता है पार्टनर्स को निकाल के दे दो, या पार्टनर्स को कुछ मंगवाना भी पड़ेगा तो वो मंगवा भी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि बिजनेस तो पार्टनर्स का ही है ना, तो पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल द मनी, है ना। जो बचेगा पैसा वो भी, और अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा तो घर से अपने हिस्से के बराबर जो उनके हिस्से में आता है लॉस वगैरह वो सारा वो घर से लेके भी आएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा बेस हो गया आपका कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट में। जब भी आप बैलेंस शीट बंद करते हो तो बैलेंस शीट बंद करते हैं कैसे, ऐसे बंद की जाती है। सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना पड़ेगा आपको। अब इंटरनल लायबिलिटी जितनी भी हैं आपको इन्हें भी पे करना पड़ेगा। इंटरनल लायबिलिटीज़ कौन सी है बेटा, ये वाली सारी लायबिलिटीज़, इसको भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि पे बाय बैंक। अब ये बाहर वाले लोग तो है नहीं, क्योंकि ये तो हो गए इनसाइडर लोग, है ना। आप डायरेक्टली इनको कहाँ से पे कर देते हो, सीधा का सीधा बैंक से पे कर देते हो। यहाँ पर क्या होता है, ये लायबिलिटीज़ भी आपकी डायरेक्टली जो पे की जाएंगी वो थ्रू अ बैंक ही की जाएंगी, लेकिन पहले इनको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद हम इन्हें पे करते हैं। भाई ट्रांसफ़र करने की बात क्या आती है, क्योंकि ट्रांसफ़र करने के लिए कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। तो अब पॉइंट आता है सर ये सारी चीज़ें हमें करनी है, हमें लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, हमें इंटरनल आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी पेमेंट करनी, लोन वगैरह लिया हुआ है, एसेट्स को सेल ऑफ करना है। तो सर ये सब करेंगे क्या, क्योंकि बैलेंस शीट तो आप क्लोज करने वाले हो। तो बैलेंस शीट अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टॉपिक के अंदर मुझे कुछ अकाउंट्स एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। तो इस पूरे चैप्टर में कितने अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे एक बार वो आप लिख सकते हो बेटा। सबसे पहला जो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सेकंड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा बेटा दैट इज, आप जो आपको सीखना है विच इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सीखना है आपको। उसके बाद आपको सीखना है बच्चों नेक्स्ट पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट दे लोन वगैरह दे रखा है तो उसको कैसे सेटलमेंट करनी है वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एंड एट लास्ट बैंक अकाउंट। एंड द इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो अच्छी चीज़ इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर इस तरीके का निकल के आता है जहां पर आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, जैसे एडमिशन का हो गया, रिटायरमेंट का हो गया, क्योंकि अब तो बैलेंस शीट वैसे पूछी नहीं जाती है। बैलेंस शीट क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें बैलेंस शीट पूछेगा नहीं वो आपसे, है ना। बट अगर बैलेंस शीट बना के आप चेकआउट करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि बैलेंस शीट मैच करती है। इसका मतलब क्या है, एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ हमारा सोल्यूशन ठीक है, हमारी मेहनत सफल हो गई। उसी तरीके से डिसोल्यूशन के अंदर भी ये बेनिफिट आप देखने को आपको मिल जाएगा। इसका मतलब लास्ट में इसमें जो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस है बच्चों वो हमेशा सेम आता है। तो ये थोड़ी सी श्योरिटी वाली बात हो जाती है कि जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो होगा क्या, आप ये बनाओगे फिर इसका पैसा उठा के सारा यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, ये सेपरेट बनेगा, ये पेमेंट वगैरह वाला पार्ट होता है, इसका पैसा सारा पैसा यहाँ ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद लास्ट में इसका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचता। देखो इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ जाएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ जाएगा, और बैंक अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर स्पेसिफिकली नहीं बचेगा। ये लास्ट में दोनों साइड पे मैच कर जाएगा। क्यों मैच करेगा, जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, सारे एसेट्स को बेच दिया और पैसा जो आया वो उठा के आपने सारी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में लगा दिया, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो, दोनों की पेमेंट में हमने सारा पैसा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचा वो पार्टनर के थ्रू सेटलमेंट हो गया, खत्म काम, दैट्स इट। तो ये सारा काम करने के बाद पैसा जो बचता ही नहीं है आपके पास, तो टैली तो करना ज़रूरी है ना, तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ये बेनिफिट है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि इस चैप्टर के अंदर से किस तरीके के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं तो बच्चों ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं बेटा वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की डिज़ाइनिंग होती है
क्वेश्चन की पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जितने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15 साल हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी, तो इन चैप्टर्स में से देखो एक होता है जनरल एंट्री बेस। तो जनरल एंट्री का वेटेज इस पर्टिकुलर चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप ये लगा के चलो कि 70% चांस है कि इस चैप्टर से जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और जनरल एंट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है बिकॉज जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह, डेथ वगैरह से पूछा जाता है, जहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना। प्रैक्टिकल पार्ट, अब प्रैक्टिकल पार्ट में भी दो चीज़ें हैं बेटा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। एक पार्ट है आपके पास जहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, या फिर और आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये तीनों का सेगमेंट है। एक सेगमेंट और होता है जिसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला पार्ट, ये जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 20% चांस है कि आपका ये आ जाएगा। मेमोरेंडम तो बहुत इजी चैप्टर है आपका, इजी टॉपिक है बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से। 10% चांस है कि वो भी आएगा, बट हम लोग सब चीज़ें कवर करेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा हमेशा जनरल एंट्रीज के ऊपर, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में से जनरल एंट्री के ही कवर अप करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बस, बट कंपैरेटिवली अगर बात की जाए जनरल से तो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज एग्जामिनेशन में सीबीएसई के द्वारा बहुत कम बार पूछा गया है, ठीक है, जनरल एंट्रीज के कंपैरिजन में। और मेमोरेंडम तो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है पूछा जाएगा। 10 साल की अगर बात करूँ मैं, 10 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर का उठा के डाटा देखोगे तो 1 से 2 बार आपको मिल जाएगा मेमोरेंडम का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बार नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया कि इस चैप्टर में एक्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका अकाउंट्स वगैरह वाला सेगमेंट जो है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि क्या होने वाला है, जनरल एंट्रीज। ओके, तो जनरल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप चाहो तो इस पूरे का नोट्स वगैरह बना सकते हो, कुछ नोट करना है तो ये तो इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। बाकी इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लो, क्लोजिंग कैसे कैसे करनी होती है, ये पूरा मैंने एक तरीके से माइंड मैप क्रिएट कर दिया है ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। ओके, तो आई होप आपने टॉपिक नोट किया होगा अच्छे से, ठीक है। अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो जनरल एंट्री का करने वाले हैं। तो जनरल एंट्री के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। पहली चीज़ें कि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करोगे तो क्या होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की रहेगी, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई बैलेंस शीट मुझे बंद करनी है। अब बैलेंस शीट बंद करनी है मतलब उसका सारा डाटा उठा के आप एक जगह ट्रांसफ़र करते हो। जिस अकाउंट का नाम क्या होता है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज, अकाउंट्स कितने यूज करने वाले हो, अकाउंट्स यूज्ड इन जनरल एंट्री, ये मेंशन कर लो कहीं पर भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इसी को ही यूज़ करके आपकी मैक्सिमम एंट्रीज को हम लोग फ्रेम करने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ नोट बनाते जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी चीज़ में। तो कितने अकाउंट हम यूज़ करने वाले, तो सबसे पहला जो अकाउंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये बेसिकली एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि डेबिट साइड पे आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे आती हैं सारी की सारी इनकम। जितने भी इनकम, फायदे, नुकसान सब होंगे वो सब क्रेडिट साइड पे डाल दोगे आप। सेकंड जो अकाउंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं बच्चों, वो हम यूज़ करने वाले हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम यूज़ करेंगे। एंड पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो एक तरीके का कौन सा अकाउंट होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा एक पॉइंट आता है जो आपको याद रखना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी अकाउंट में इंक्रीज होगा, ठीक है, आपका डेबिट साइड पे कब जाएगा, जब किसी पर्सनल अकाउंट की साइड को आप रिड्यूस करोगे। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अगर इंक्रीज कर रही है किसी भी रीजन से, हो सकता है लाइक आपने पार्टनर से पैसा ले लिया, लेना पड़ सकता है बिकॉज फ्यूचर में हम लोग करेंगे कुछ चीज़ें अभी जहाँ पर हम क्या देखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स की कैपिटल आप डेबिट करोगे, और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करेगी मतलब कि पार्टनर्स को पैसा आपको देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स को जब आप पैसा दोगे एक्स्ट्रा, दैट मीन्स आप उसी कैपिटल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब ये कब कब होगा वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एक और आपका अकाउंट बनेगा दैट इज बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट जो आपके पास अवेलेबल रहेगा वो अकाउंट कौन सा अकाउंट का, उसका नेचर क्या होता है सर, बेटा उसका नेचर होता है रियल अकाउंट, बिकॉज वो एक तरीके का एसेट्स है आपके लिए। आप में मान के चलो आपने पैसा जो जमा करा रखा है वो एसेट्स है। अब बैंक बैलेंस या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। आपने सामान बेचा, पैसा मिला
इसका मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा आपका, तो वो आप बैंक बैलेंस डाल देना। और अगर आपने किसी को पेमेंट की, अगर आप पेमेंट करोगे जाहिर सी बात है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे वैल्यू आ जाएगी। ये सारा जो मैं पार्ट आपको करा रहा हूँ ये एडिशनल पार्ट है जो आपके 11th क्लास का पार्ट है, जहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जनरल एंट्रीज को फ्रेम करने में अगर आ रही है तो बेसिक्स में थोड़ा सा काम कर लेंगे तो जनरल एंट्रीज को फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिकॉज 12th क्लास में मैं देखता हूँ कि भाई बच्चों को जनरल एंट्रीज से बड़ा डर लगता है, ठीक है। जैसे जब तक अकाउंट बनाने की बात आती है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बोले जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, कह रहे जनरल एंट्री नहीं करनी सर, बहुत दिमाग खराब होता है, समझ में नहीं आता बेसिक्स क्या है। बिकॉज 11th क्लास का बेसिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है उन लोगों का। तो मैं नहीं चाहता आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए। तो देखो सबसे पहली बात, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में फायदा अगर आपको नजर आता है कि भाई बिजनेस बंद कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर चीज की वजह से बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है, तो आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे बच्चों, क्रेडिट साइड पे एज एन इनकम, क्योंकि फायदा हुआ हमारे लिए, है ना। और अगर कोई खर्चा है मेरा, किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस अगर आ गया बिजनेस को बंद करते टाइम, जो कि मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया, मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ कर लेंगे। खर्चा वगैरह साइड पे आपके लिए, इनकम हुआ तो क्रेडिट साइड पे डाल देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि पार्टनर्स के साथ डीलिंग करनी है, पार्टनर्स को हम एज अ लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं इंटरनल लाइबिलिटी में। तो पार्टनर्स का पैसा अगर बढ़ेगा, जैसे कोई पार्टनर क्या बोलता है इंक्रीज कब करेगा, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बेटा, लाइबिलिटी टेकन ओवर, किसी एक पार्टनर ने क्या बोला कि भाई मुझे आप क्या करो, बिजनेस की एक लायबिलिटी मुझे दे दो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसको पे कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई काम कर, हम तू अपनी तरफ से पे कर दे, इसका पैसा हम बीइंग अ फर्म आपको वापस कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा व्हेन पार्टनर्स इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम अ फर्म, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करेगी, है ना। तो जैसी कैपिटल इंक्रीज करेगी हम क्या करेंगे, एंट्री के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड पर डाल देंगे। और अगर कोई पार्टनर, जैसे बिजनेस अगर आप बंद कर रहे हो तो ऐसे काफ़ी सारे एसेट्स देखने को मिल जाते हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना होता है, उन्हें सेल करना होता है। इन बिटवीन क्या हुआ, एक पार्टनर बोलता है भाई ये मशीनरी पड़ी हुई है या फिर ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, काम करो इसे बेचो मत, इसे आप मेरे को दे दो। तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई लेके चला जा, सेटलमेंट बाद में कर लेंगे। सेटलमेंट बाद में कर लेंगे मतलब क्या, कि हम उसका पैसा उसकी कैपिटल में से कट कर लेंगे। हम बाद में बोलेंगे भाई जब फाइनल पेमेंट होगी तुम्हारी, उस टाइम पे इस कंप्यूटर का पैसा जो बनता है वो हम आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स आप उसका पैसा कट कर रहे हो। तो जब आप पैसा कट करोगे तब ये रिकॉर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट्स टेकन ओवर करेगा तो हम उसकी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होता है बेटा, रियल अकाउंट। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। इंक्रीज कब करेगा सर, इंक्रीज करेगा एसेट्स सोल्ड इन मार्केट। आप अगर मार्केट में एसेट्स को सोल्ड करके आओगे, देखो एसेट्स है आपके पास, आपको तो बेचनी है ना सारी चीजें, एसेट्स बेचोगे, दो चीज़ें से आप एसेट्स बेच सकते हो, है ना। देखो एसेट्स को बेचने का दो ऑप्शंस, या तो एसेट्स एक पार्टनर लेके जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी आपके पास निकल के आता है, या तो पार्टनर लेके जाएगा एक एसेट्स, या तो आप क्या करोगे उसे मार्केट में सेल कर दोगे। मार्केट में अगर सेल करोगे तो मार्केट से तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उसे आप कहाँ यूज़ करोगे, बैंक अकाउंट में। और पार्टनर अगर लेके चला गया तो वो कहाँ जाएगा बच्चों, वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम उसको अभी पैसे नहीं मांग रहे उससे। उससे क्या बोलेंगे भाई हमें तो फर्म बीइंग अ फर्म आपको देनी है ना पैसे, हम आपके कैपिटल में से सेटलमेंट करवा लेंगे। तो पार्टनर अगर लेके गया तो पार्टनर के नाम से आ जाएगा, है ना। देखो होगा डेबिट ही, देखो यहाँ भी डेबिट हो रहा है, यहाँ भी डेबिट हो रहा है। पार्टनर लेके गया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, मार्केट में सेल कर दिया आपने तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर देना, सिंपल हो गया। और लायबिलिटीज कब आता है, क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिट कब होगा सर, बेटा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तब जब आप किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे, लायबिलिटीज या फिर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। अगर कोई भी खर्चा फर्म कर रही है, चाहे वो लायबिलिटीज को पे करने की बात हो या वो नॉर्मल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पे करने की बात हो, तो फर्म अपना खुद का पैसा इस्तेमाल कर रही है जिसे हम बैंक अकाउंट के थ्रू सेटल डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या करोगे आप, क्रेडिट साइड पे वैल्यू डालोगे, है ना। तो देखो लायबिलिटीज में भी सेम काम आता है। तो लायबिलिटीज के लिए आप क्या करोगे, लायबिलिटीज में भी सेम काम आएगा आपका, या तो आप क्या करोगे किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, या तो मार्केट में आप खुद पे करोगे सेल्फ, है ना, लायबिलिटीज पेड सेल्फ। अगर हम सेल्फ पे करेंगे तो हम अपना बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे बीइंग अ फर्म, और अगर कोई पार्टनर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसका पैसा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करवा देंगे, खत्म काम। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी देखो, पार्टनर अगर लेके जाएगा तो तब भी क्रेडिट होगा, हम अगर पे कर रहे हैं फर्म से तो भी क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों तरफ क्रेडिट ही निकल के आ रहा है ना। हमने
पार्टनर को दिया तो पार्टनर्स कैपिटल, खुद से पे किया तो बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंट्रीज करते टाइम। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज एंट्रीज करते टाइम इस पूरे स्लाइड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एंट्रीज में देखेंगे। ओके, तो इसे आप देख लो। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और छोटा सा रहता है, वो भी आप देख सकते हो। दैट इज जो अकाउंट आपका इस्तेमाल होगा उसका नाम है बेटा पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। अब लोन अकाउंट जो है ना, ये डिपेंड करता है कि मैंने लोन ले रखा है बीइंग अ फर्म या हमने लोन दे रखा है। तो एसेट्स या लायबिलिटी दोनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, है ना। अगर वो एसेट्स है तो एसेट्स को आप पे करोगे, तो एसेट्स को जब आप पे करोगे, हाँ है ना, लायबिलिटीज़, आप लायबिलिटीज़ को क्या कर रहे हो, अगर लायबिलिटी कंसिडर किया है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर आपने एसेट्स कंसिडर किया है एज अ पार्टनर्स लोन, पार्टनर को हमने लोन दिया था बीइंग अ फर्म, तो एसेट्स जब क्लियर होगा तो उसे क्या करोगे आप, पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट साइड पर डाल देना, और पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट साइड पर कब डालोगे, जब आप लायबिलिटी कंसिडर कर रहे हो। इसकी भी एंट्री हम लोग पास ऑन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बेटे, एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप ऊपर वाले पार्ट को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम एंट्रीज प्लेस करते हैं इसके। ओके, तो आई गेस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी हम एंट्रीज प्लेस करने वाले हैं। तो बेटा एंट्रीज कैसे प्लेस करोगे, तो जब जनरल एंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले कैसे कैसे एंट्रीज बनती हैं, तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहली जो एंट्री आपको फ्रेम करनी है वो आपको करनी होती है बेटा ट्रांसफर करने की। तो क्या करोगे आप, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिकॉज आपको क्या समझाया था मैंने अभी, कि आप सारे के सारे एसेट्स की पेमेंट करोगे, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि एसेट्स में भी केवल वही वाले एसेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हो इजीली, है ना, जिसका कोई खरीदार अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, क्या लिखना है इसके अंदर, ओनली रियलाइजेबल एसेट्स। सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं करने, क्योंकि एसेट साइड पे कभी कभी आपको कुछ ऐसी आइटम भी मिल जाते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलते हैं। तो वो आइटम आपको ट्रांसफर नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या है, एक तरीके के वो लॉसेज हैं आपके लिए, जो पार्टनर्स ने एक्यूमुलेट करके बैलेंस शीट में साइड में रखे हुए थे। तो उनको तो मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं ना। आप केवल वही एसेट्स को ट्रांसफर करो जिनको आप यहाँ पे सेल कर सकते हो मार्केट में। एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, डेटर, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह हो गया। ये वो सारे एसेट्स हैं जो आपको यूज करने हैं। हाँ, इसमें छोटा सा पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ना इंक्लूडिंग गुडविल, बिकॉज पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने ये देखा था कि गुडविल को हम लोग एज एन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम ट्रीट कर रहे थे, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, आप गुडविल को भी यहां पे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि वो भी आप सेल करोगे। बिकॉज बिजनेस आप बंद कर रहे हो, तो गुडविल का क्या करोगे आप, गुडविल क्या है, आपके बिजनेस का नाम है, कितने लोग आपको मार्केट में जानते हैं, और बिजनेस आप बंद ही करने की बात करो, तो गुडविल जो है उसका करने वाले क्या हो, उसको आप मार्केट में सेल कर दो निकाल के। ठीक है, तो हम सेल कर देंगे सीधा। सो सेल करने से पहले हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा बच्चों। तो ट्रांसफर करने की जो एंट्री हमारे पास बनती है बेटा, वो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री एक बार देख लो। देखो, जितने भी एसेट्स, अगर आप बैलेंस शीट के मैं अगर बात करूं, लेट्स सपोज कि मेरे पास भाई ये बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है। तो बैलेंस शीट में यहाँ होता है बच्चों एसेट्स, यहाँ होते हैं लायबिलिटीज, और यहाँ होता है हमारे पास कैपिटल, है ना। तो एसेट्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं बच्चों डेबिट साइड पे, और ये होते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो सारे एसेट्स को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसी को ट्रांसफर, हम ये बैलेंस शीट है मेरी, हम इस सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने वाले हैं कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो सारे एसेट्स, इस पूरे चैप्टर में क्रॉसिंग चलती है, देखो बच्चों। तो यहाँ सारे ये एसेट्स लिखे हुए हैं, इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ ट्रांसफर करोगे, है ना। सारे एसेट्स यहाँ पे आ गए। तो एसेट्स कहाँ पे आ रहे हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आ रहे हैं एसेट्स। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि सारे एसेट्स उठाए आपने और कहाँ डाल दिए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए। और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, और डेबिट डाल देना, खत्म काम हमारे पास। और नरेशन मेंशन कर देंगे नीचे हम अपने पास, है ना। अब वैल्यू कौन सी आएगी बेटा यहाँ पे, बेटा वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग बुक वैल्यू। जितने रुपए का एसेट्स आपके पास बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, उतने ही रुपए का एसेट्स आप यहाँ ट्रांसफर कर लोगे। और यहाँ पे ना इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल एसेट्स की लिस्टिंग करोगे,
इंडिविजुअल एसेट्स की लिस्टिंग का मतलब होता है टू एसेट्स, आपको एसेट्स नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, टू लैंड एंड बिल्डिंग, लिस्ट बना लो, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे लिखो, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांटर मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, जितने भी एसेट्स हैं सबकी लिस्टिंग कर लेना आप। क्लियर? तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट जहां पे हमने क्या किया, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद सेकंड पार्ट पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग ट्रांसफर करने वाले सारे की सारी लायबिलिटीज। तो यहां लिखोगे ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर भी एक छोटा सा पार्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो केवल और केवल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी है, सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करनी, बिकॉज कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको आप मार्केट में पे नहीं कर सकते, दैट इज रिजर्व। किसी भी तरीके का रिजर्व अगर आपने क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, है ना, तो वो सब ट्रांसफर नहीं करने हैं आपको, केवल वो आपकी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है जिनको आप मार्केट में किसी ना किसी को पेमेंट करनी बाकी है। जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई आपकी, अदर लायबिलिटीज, बैंक लोन हो गया आपका, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास हो गया। तो ये सारी लायबिलिटीज को आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पे। अब पॉइंट आता है सर एंट्री कैसे बनेगी, तो बेटा देखो लायबिलिटीज आपकी कहाँ पे है, सर लायबिलिटीज हमारी यहाँ पे रिकॉर्डेड होती है ना, ये वाली लायबिलिटीज। आप लायबिलिटीज यहाँ क्रॉस करके यहाँ ट्रांसफर करने वाले हो, तो बेटा कौन सी वाली साइड है, रियलाइजेशन की क्रेडिट वाली साइड है। तो रियलाइजेशन को आप क्या करोगे, क्रेडिट, है ना, तो यहाँ लिखोगे टू साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट, और डेबिट साइड पे क्या लिखोगे बच्चों, सर डेबिट साइड पे हम सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। परफेक्ट, तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं आप यहां ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो जो भी लायबिलिटीज है सबकी लायबिलिटीज का इंडिविजुअल नाम लिख के ट्रांसफर करना है आपको। सन्ड्री लायबिलिटीज मैं लिख रहा हूं बिकॉज अभी हम एंट्रीज फ्रेम कर रहे हैं सिंगल, है ना। तो ट्रांसफर करोगे किस वैल्यू पे, वही बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफर करेंगे इसे, तो बुक वैल्यू पे आपने ट्रांसफर कर देना है ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि आपको इंडिविजुअली हर एक लायबिलिटी को लिखना है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ भी होगा आप इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, फिर टोटल करके टू रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर, दैट्स इट। और नीचे यहाँ पे नरेशन तो आपको मेंशन करनी ही करनी है ना। तो बेटा ये पार्ट हो गया आपका केवल और केवल ट्रांसफर करने का, जहाँ पे आप ट्रांसफर करने के बारे में सीखा हमने कि हम कैसे सारी की सारी लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और कैपिटल, सर कैपिटल क्या करेंगे बेटा, कैपिटल तो अपने आप में क्या है, कैपिटल को तो अपने आप में खुद का एक अकाउंट बना रखा है हम लोगों ने। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा बच्चों, इसी के जस्ट नीचे हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, है ना। ये हमारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से बनेगा, तो ये जो कैपिटल है ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। तो जो जहां ट्रांसफर होता है उसकी एंट्री वहीं से हम ट्रांसफर करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री, कितनी एंट्री रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने वाले, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनती बिकॉज इसका तो अपने आप में एक अकाउंट है, तो इसकी एंट्री बनाने की, इसको ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करोगे, दैट इज अ बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन, है ना। इसको ट्रांसफर नहीं करते, इसका तो खुद का एक अकाउंट बना हुआ है इसीलिए। क्लियर? तो ये हमारे पास पार्ट हो गया ट्रांसफर करने वाला। ट्रांसफर करने के बाद अब हम चलेंगे अगले पार्ट पे, जहां पर हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों कि अब पेमेंट करने की बारी आती है। बिकॉज ट्रांसफर तो हमने कर लिया, सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ चुके हैं, सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एसेट्स को सेल करना है, सेल करके पैसा मिलेगा, है ना। और क्या करना है बच्चों, और आप यहाँ पे लायबिलिटीज को पे आउट करोगे, तो लायबिलिटीज को पे करेंगे तब एंट्री क्या बनेगी बच्चों, तो वो हमें वो सीखनी है ना। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम लोग चलेंगे एसेट्स के बारे में, फिर हम लायबिलिटीज के बारे में चलेंगे, फिर हम उसके बाद चलेंगे सीधा सीधा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझने के लिए कि क्या एग्जैक्टली उसकी एंट्रीज कैसे फ्रेम होती हैं। ओके, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, या फिर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसको रब करने वाला हूँ। ओके, ठीक है बच्चों, अब आ जाओ सीधा सीधा हम लोग एंट्रीज पे चलते हैं, जहां पर आप क्या समझने वाले हो कि हम लोग अगर किसी भी तरीके का सेल ऑफ करेंगे, है ना, तो यहां लिखोगे आप सेटलमेंट ऑफ एसेट्स। तो बेटा मैंने एसेट्स को सेटलमेंट करते टाइम मैंने तीन चीज़ें आपको सिखाई थी, तीन तरीके से हम किसी भी एसेट्स को सेटल डाउन कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? पहला, एसेट्स सोल्ड इन मार्केट। देखो मार्केट में अगर आप एसेट्स को सेल करोगे तब एंट्री क्या बनेगी, है ना। तो बेटा किस वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर मार्केट में सेल करोगे, जैसे मैंने आप एग्जांपल आपको लिखवाया था ना कि एसेट्स को आप दो तरीके से सेल कर सकते हो, या तो पार्टनर या फिर मार्केट, हम वही करने वाले हैं। मार्केट में जब आप एसेट्स को सेल करोगे तो क्या होगा, सर पैसे मिलेंगे, है ना। तो पैसा मिलेगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले आपको सारी चीज़ें। और जितने भी एसेट्स हैं वो सारे हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए थे, तो अभी टू रियलाइजेशन अकाउंट, खत्म काम, दैट्स इट।
तो ये हो गया हमारे पास काम। अब कितनी वैल्यू आने वाली है बेटा, यहाँ पे आने वाले मार्केट वैल्यू, जितने में सेल किया आपने। से मार्केट वैल्यू की जगह आप क्या लिखोगे, सेल वैल्यू लिख लो। सेल वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू कोई भी दे देगा आपको कि मशीनरी रियलाइज्ड एट रुपीज़, तो जो भी वैल्यू देगा उतने में आप रिकॉर्ड कर लेना। मशीनरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मशीनरी अकाउंट तो खत्म हो गया। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, हमने सब यहाँ ट्रांसफर किया हुआ है ना। तो यहाँ ट्रांसफर किया हुआ बेटा किस तरफ, अब एसेट्स अगर यहाँ ट्रांसफर है तो उनकी पेमेंट होगी इस तरफ, तो आप क्या लिखोगे, ये इनकम है बेसिकली, है ना। तो ये इनकम साइड हो गई मेरे लिए, और ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई एक्सपेंस साइड, पैसे देने पड़ रहे हैं, लेने पड़ रहे हैं। अगर मिल रहे हैं पैसे तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे आप इधर, बाय बैंक अकाउंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपने क्या किया, एसेट्स को सेल किया तो फिर यहाँ लिखा बैंक अकाउंट, किस साइड पे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टू रियलाइजेशन। और बैंक में बैंक क्यों लिखा, बिकॉज मार्केट में सेल किया तो पैसा मिला हमें, इसीलिए हमने बैंक लिखा, है ना। अब आ जाओ बी पार्ट के ऊपर। अच्छा, नरेशन तो आपने मेंशन करनी ही है, जैसे आप एंट्री प्लेस करोगे तो एक नरेशन नीचे इसके आ जाएगी, वो आप डाल लेना। अब आ जाओ एसेट्स सोल्ड या फिर एसेट्स टेकन ओवर, क्योंकि एसेट्स पार्टनर भी तो लेके जा सकते हैं ना, टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्योंकि एसेट्स अगर पार्टनर लेके जाएगा तो क्या होगा बच्चों, देखो एसेट्स यहां से यहां ट्रांसफर होता है कब, जब सेटल होता है या पे किया जाता है। तो अगेन अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्या करेंगे, अगर पार्टनर ले गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया हमारा काम डन। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट अगेन क्रेडिट साइड पे जा रहा है, या फिर हम ऐसे सोचें कि पार्टनर अगर लेके जा रहा है तो हम पार्टनर से उसका पैसा रिकवर भी तो करेंगे, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, भाई लेके जाना है ले जाओ, लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट की बारी आएगी तो हम आपको जो पैसा देंगे वो इस पर्टिकुलर एसेट्स का कट करने के बाद आपको दे देंगे। तो पार्टनर का पैसा कट रहा है, तो पार्टनर्स का पैसा जब कटता है तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना आपको, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर लेके जा रहा है उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, कि कौन सा पार्टनर लेके गया, ए लेके गया, बी लेके गया, सी लेके गया, तो उसका नाम जो भी होगा, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, वैल्यूड कितनी आएगी बेटा, यहाँ वैल्यूड आएगी एग्रीड वैल्यू, कि पार्टनर्स ने जितनी वैल्यू पे लेके जाने की बात की है हम उतनी वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, दैट्स इट। तो एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है कि हमारे पास मान लो कि भाई स्टॉक अवेलेबल है जिसका बुक वैल्यू है 10,000 का, लेकिन पार्टनर कह रहा है कि मुझे 10,000 में नहीं चाहिए, मुझे तो 8,000 में चाहिए, तो हम 8,000 रुपये ही रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि देखो मेरे को तो बेचने से मतलब है, पार्टनर लेके जा रहा हो तो अच्छी बात है, मुझे कस्टमर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, पैसा उसके कैपिटल में से कट कर लेंगे, खत्म काम डन। ठीक है सर। अब बेटा एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि एक और पॉइंट होता है जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करोगे, इसकी नरेशन आप मैंने मेंशन कर लेनी है, यहाँ नरेशन मेंशन कर लेना। अब आ जाओ सी पार्ट पे। तो बेटा सी पार्ट क्या होता है, सी पार्ट क्या है कि किसी भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को ये पॉसिबिलिटी बनती है टेकन ओवर बाय अ लायबिलिटी होल्डर, बाय लायबिलिटी होल्डर। किसी एक लायबिलिटी होल्डर ने क्या बोला कि भाई ये जो आपके पास मशीनरी पड़ी हुई है ना, ये मशीनरी आप हमें दे दो, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि लायबिलिटी होल्डर लेके तो गया है, लेकिन एक पॉइंट कि इन फुल सेटलमेंट होना चाहिए, इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होता है जिसमें आप लेट सपोज उनका जो अमाउंट है वो कितना है बेटा, 10,000 रुपये। अब हमारे पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है सर, वैल्यू है बेटा 9,000 रुपये। अब क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं आप बिजनेस तो बंद कर ही रहे हो, एक काम करो मुझे पैसे मत दो, आप ये फर्नीचर मेरे को दे दो आप। तो हमने क्या किया, इस फर्नीचर को हैंड ओवर कर दिया, किसको, क्रेडिटर्स को हैंड ओवर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एंट्री आपको प्लेस नहीं करनी है, दैट मीन्स यहां पर क्या लिख के आओगे आप, नो एंट्री, है ना। प्रॉपरली मेंशन करना है कि कोई एंट्री नहीं होगी। अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको एग्जाम में मिल जाता है, जिसका हम क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, बिकॉज आज की क्लास में हम लोग एंट्रीज फ्रेम करना सीख रहे हैं कि कैसे एंट्रीज बनती हैं, है ना। इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है जहां पर आपको पता लग रहा है कि हाँ कोई लायबिलिटी होल्डर है जो एसेट्स लेके चला गया और फुल सेटलमेंट में लेके गया है, तो एंट्री आपको क्या लिख के आना है, पॉइंट नंबर जो भी होगा नो एंट्री लिख के आ जाना। अदरवाइज नो एंट्री नहीं लिखोगे तो मार्क्स काटने की पावर है टीचर के पास, क्योंकि उसको लगेगा आपको इसका आंसर आता ही नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना है पॉइंट। ओके, अच्छा नो एंट्री क्यों होती है बेटा, नो एंट्री इसलिए होती है, देखो सारे एसेट्स यहां ट्रांसफर है, सारी लायबिलिटीज यहां ट्रांसफर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेटलमेंट हो गई ना ऑलरेडी, तो कुछ लेना देना तो है नहीं मेरे पास। तो अगर आप एंट्री करना भी चाहोगे तो क्या करोगे बच्चों,
इनको सेटल किया जाता है इस तरफ, इनको सेटल किया जाता है इस तरफ, तो एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एंट्री नहीं बनी हमारे पास कोई, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, तो ये हमारा एसेट्स वाली साइड का सारा बैलेंस ऑलरेडी कवर्ड है, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने कवर किया, सिखाया आपको, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो एंट्रीज कैसे फ्रेम होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले बेटा, इसके बाद हम लोग करने वाले सीधा लायबिलिटीज़ की सेटलमेंट किस तरीके से की जाती है, तो ये आप लिख लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लायबिलिटीज़ वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप। ओके, ओके, अब आते हैं सीधा लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो बेटा लायबिलिटीज़ में किस तरीके से सेटल डाउन किया जाता है, तो अगर मैं लायबिलिटीज़ की बात करूं सेटल करने के लिए, तो लायबिलिटीज़ कैसे सेटल होंगी, तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, है ना। किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ अगर हमारे पास आ जाती है तो हम उसे कैसे सेटल डाउन करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट होता है अगेन दो तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमाउंट सेटल्ड बाय द फर्म। अमाउंट जो है वो फर्म बोल रही है कि भाई मैं खुद सेटल कर लूँगी अपने आप, है ना। इसका मतलब अमाउंट पेड बाय द फर्म, आप इसे यूज़ कर सकते हो कि अमाउंट जो है उसकी पेमेंट किसने की है, फर्म ने पेमेंट किया। अच्छा, फर्म अगर पेमेंट करेगी तो फर्म अपना खुद का बैंक बैलेंस यूज़ करेगी। बैंक बैलेंस कहाँ से आएगा, एसेट्स को बेच के जो पैसा आया उसी पैसे को हम यूज़ कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे, पेमेंट करते टाइम हमारा बैंक बैलेंस जो है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा आपको, एंड एसेट्स होते हैं इस तरफ, तो इनका सेटलमेंट होता है इस तरफ। तो क्या लिखोगे आप बच्चों, यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट सेटलमेंट के लिए, है ना। तो आप किस तरफ डाल रहे हो ये सेटलमेंट, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। तो एंट्री में क्या लिखोगे आप बच्चों, यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट, है ना। ये हमने क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू साइड पे क्या लिखोगे, देखो बेटा पैसा आपने दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट। कितनी वैल्यू, जो भी आपने पेड अमाउंट, ज़रूरी नहीं है ना सारी लायबिलिटीज़ में जितना अमाउंट है उतना ही हमें पे करना पड़े, है ना। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 रुपये, लेकिन क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं कि भैया आप बिजनेस बंद कर रहे हो, एक काम करो आप मुझे 9,000 ही दे दो, तो हम क्या करेंगे 9,000 रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट में, ख़त्म काम हमारा, क्लियर। ठीक है, अभी इसके बाद जो अगला पार्ट हम लोग करने वाले हैं वहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, वहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि पर्टिकुलरली कि अगर कोई पार्टनर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, क्योंकि ये पॉइंट भी हमने सीखा था कि अमाउंट पेड बाय अ पार्टनर, किसी अमाउंट को पार्टनर पे कर रहा है, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि लायबिलिटी सेटल्ड बाय अ पार्टनर, है ना। कोई एक लायबिलिटी जो पार्टनर बोल रहा है भाई ये लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दो, मैं इसकी पेमेंट करवा देता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगेन आपकी ये जो लायबिलिटी है ये सेटल हो रही है, तो ये लायबिलिटी जब सेटल हो रही है अगेन इस तरफ सेटल होगी, और क्या लिखोगे आप इधर, आप यहाँ लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ए ने दिया तो एस कैपिटल अकाउंट आप डाल देना, है ना। सेटल हो गई आपकी लायबिलिटी, तो क्या लिखोगे आप, रियलाइजेशन अगेन डेबिट साइड पे आ रहा है ना। तो डेबिट साइड पे आ रहा है, और दूसरी बात जो रियलाइजेशन डेबिट साइड पे आया उसकी पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है ना। तो पार्टनर को पैसे हम लोग देंगे बीइंग अ फर्म, तो यहाँ लिखोगे आप क्या, टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ए ने बात की है पेमेंट करने की तो हम ए के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, और दूसरे ने बात की है तो जिसने पेमेंट करने की बात की है हम उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, हो गया हमारा काम। सबकी नरेशंस वगैरह तो प्रॉपर्ली आपको मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है। तो नरेशन आप यहाँ ऐसे मेंशन करते रहना, डन। उसके बाद सी पॉइंट, अब सी पॉइंट एग्जैक्टली वही सेम है कि किसी भी लायबिलिटी सेटल्ड बाय एन एसेट्स, लायबिलिटी एक आपकी सेटल हो रही है, लायबिलिटी सेटल्ड बाय एन एसेट्स, एक पॉइंट अगेन वही वाला, इन फुल सेटलमेंट। किसी भी लायबिलिटी को आप सेटल अगर कर रहे हो, ठीक है, किसके साथ, एसेट्स के साथ, तो इन दैट केस अगेन आपके पास कोई नो एंट्री नहीं बनती है, कोई एंट्री नहीं बनेगी आपकी। सेम वही रूल आपका जो पिछले वाले एसेट्स में मैंने आपको समझाया था कि एंट्री क्यों नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि सारे एसेट्स, लायबिलिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, एसेट्स अगर सेटल करने हैं तो यहीं पे एसेट्स आपके पास ऑलरेडी सेटल हो गए, क्लैश कर जाए, खत्म काम, सेटलमेंट हो गया हमारा बीच का, है ना। तो ये हमारा लायबिलिटीज़ वाला सेगमेंट था कि लायबिलिटीज़ की सेटलमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो किस तरीके से सेटल डाउन करनी है, और हमारा काम खत्म, दैट्स इट, क्लियर। ठीक है सर, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम स्टार्ट करेंगे सीधा अपने पास क्या, जहाँ पर हम लोग पेमेंट करने वाले की सीखने वाले हैं, जहाँ पर आप लायबिलिटीज़ को छोड़ के हम सीधा अगर बिजनेस अगर आप बंद कर रहे हो तो बिजनेस बंद करते टाइम क्या होता है, कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं ना, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
देने हैं तो आना जाना करना पड़ेगा भाई, पेमेंट सेटलमेंट करवानी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बिजनेस को बंद करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उनकी पेमेंट कौन करेगा, कैसे होगी, क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं सीधा अपने पास अगले पार्ट के ऊपर। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कनेक्टेड जितनी भी एंट्रीज हमारे पास बनती हैं वो कैसे बनने वाली हैं, क्या बनने वाली हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये वो सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये अभी का तीसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज पहला पार्ट हमने किया सेटलमेंट ऑफ एसेट्स, फिर उसके बाद लायबिलिटीज, देन थर्ड पार्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो बेटा ये रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट हमारे पास आप कह सकते हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्जैक्टली कैसे फ्रेम किया जाते हैं, इसकी एंट्रीज कैसे फ्रेम की जाती है ना। तो यहाँ पे इनिशियली 2 से 3 जो पार्ट हैं बड़े सिंपल वाले पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हुए रियलाइजेशन के, बीइंग अ फर्म खुद पे कर रही है। फर्म क्या बोल रही है कि भाई मैं अपने तरफ से पेमेंट कर देंगे हम लोग। पेमेंट करोगे तो पेमेंट कहाँ से होती है, पेमेंट होगी बेटा इस तरफ, क्योंकि एक्सपेंसेस वाली साइड कौन सी है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। आप यहाँ क्या लिखोगे, इधर यहाँ लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट, कि पेमेंट कर रहे हो जाहिर सी बात, और खुद का पैसा यूज़ कर रहे हो तो बैंक अकाउंट। किस तरफ डाला मैंने इसे, रियलाइजेशन को डेबिट साइड पर डाला। तो एंट्री में क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्यों आया, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो ना बच्चों। तो जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करते टाइम जाहिर सी बात है आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा ना। तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपने पैसे दे दिए, तो ये एंट्री हमारे पास निकल आती है। डन। फिर सेकेंड एंट्री आपके पास क्या आएगी, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। मतलब फर्म के बिहाफ पर किसी एक पार्टनर ने इसकी पेमेंट करवा दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज अ फर्म उस पार्टनर को पैसे देंगे। तो अगेन फर्म क्या करेगी, पार्टनर को पैसे देगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में रियलाइजेशन अकाउंट आप डाल देना, हो गया हमारा काम, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एंट्री अगेन रियलाइजेशन डेबिट हुआ, क्योंकि खर्चा तो फर्म का ही था ना, पैसा किसने पे किया, पार्टनर ने पे किया। तो जब सेटलमेंट की बारी आएगी तो पार्टनर को हम लोग ये जो अमाउंट उसने पे किया है हम उसको एक्स्ट्रा पे ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया, है ना। नरेशन वगैरह तो मेंशन करनी है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भी। डन। तो ये हमारे पास 2 एंट्री बन जाते हैं जहाँ पर आप रियलाइजेशन की एंट्रीज आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये बड़ा सही सा पार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कुछ और पार्ट्स होते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 5 से 6 केसेस बनते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, है ना। केवल एक्सपेंसेस वाली बात अगर की जाए तो क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक पॉइंट आता है कि भाई कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जहां पर हम पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन हम पे कर रहे हैं बीइंग अ फर्म। तो एंट्री क्या बनती है उस केसेस में, देखो थर्ड पॉइंट क्या निकल के आता है, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो एक ये पॉइंट भी आपके पास बन सकता है कि एक्सपेंसेस जो है ना वो किसने पे किए, वो एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए। किसके बिहाफ पर पे किए, पार्टनर के बिहाफ पर पे किए। तो खर्चा किसका, पार्टनर का, पे किसने किया, फर्म ने किया। तो हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पार्टनर हो गया और एक तरफ हो गया आपके पास फर्म, है ना। अब एग्जैक्टली खर्चा इसका था लेकिन पे हमने कर दिया। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कुछ पैसे पे करेगा कंपनी को, और कंपनी ने क्या किया है, हमने पेमेंट कर दी। तो हम पेमेंट अगर करेंगे तो क्या कर रहे हो आप, आपका बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा ना। लेकिन जो पैसा कम हुआ वो किसका है, वो खर्चा हमारा नहीं है, वो खर्चा पार्टनर का है। तो पार्टनर अपनी कैपिटल में से इस पैसे को एडजस्ट करवा लेगा। तो पार्टनर का पैसा कट करेंगे हम लोग। अच्छा, पार्टनर्स का पैसा कट करेंगे तो सर क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे। परफेक्ट। तो बेटा पार्टनर्स की कैपिटल को हम यहाँ डेबिट करेंगे, और जो पैसा हमने पे कर दिया उसके लिए टू बैंक अकाउंट में आपको डेबिट क्रेडिट साइड पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, बिकॉज फर्म का पैसा इस्तेमाल हुआ, है ना। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाती है। नरेशन में आप प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे कि बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ ए इस पार्टनर, बी इस पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर का नाम है उसका नाम आप डाल दोगे, हो गया हमारा काम, है ना। चलो जी,
अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला जो पार्ट है उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें हमारे पास ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता क्या है कि कभी कभी ना फर्म बंद करने का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देते हैं, हम किसी पार्टनर को बोल देते हैं भाई देखो बिजनेस बंद करना है, बिजनेस को बंद करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी है, एसेट्स बेचने हैं, लायबिलिटीज वाले को होल्डर्स को पेमेंट दे के आनी है, सब चीज़ों के ऊपर जो खर्चा लगेगा, आप एक काम करो, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ फ्रेम करूँ, मैंने क्या बोला, बीइंग अ फर्म, मैंने मिस्टर ए हमारा एक पार्टनर है, मैंने बोला मिस्टर ए और कंपनी की बातचीत हो गई है कि भाई हम आपको यहाँ से 10,000 रुपये की पेमेंट करेंगे एज अ कमीशन। कमीशन हम दे रहे हैं इसे, क्यों कमीशन दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई हम खुद करें, बीइंग अ फर्म। पार्टनर्स बाकी क्या बोल रहे हैं, भाई ए को मेहनत करने दो, वो खुद कर लेगा, जिसके लिए कमीशन दे देंगे उसे निकाल के अलग से। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब कंपनी फर्म हमारे पास जो क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, फर्म पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, उसके ऊपर कमीशन भी दे रही है कि हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, कि आप बिजनेस के सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो डिसोल्यूशन के प्रोसेस की, उसके लिए हम आपको 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस क्या एंट्री आप पास करोगे, तो देखो यहाँ पे जो एंट्री हमारे पास पास होगी वो कौन सी एंट्री पास होगी, एक बार वो देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखोगे आप, व्हेन फर्म पेड रेमुनरेशन या फिर कमीशन, रेमुनरेशन टू अ पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस, क्या हुआ, फर्म पेमेंट कर रही है रेमुनरेशन की, किस चीज़ के लिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, कि डिसोल्यूशन प्रोसेस अगले बंदे ने टेक ओवर कर लिया और वो खुद से पेमेंट करेगा। तो इन दैट केस जो ये पैसा दिया जा रहा है पार्टनर को, ये पैसा हम डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, फर्म के लिए तो खर्चा ही है ना ये पैसा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे आप, ठीक है। तो जितने में मेरी बातचीत हुई थी, इस एग्जांपल में कितनी बातचीत हुई है सर, 10,000 रुपये की, तो हम इस एग्जांपल को यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो वैल्यू क्या लिखोगे आप, सीधी 10,000, हमारी बातचीत 10,000 में हुई थी, खत्म काम, तो हम 10,000 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे। और अमाउंट नरेशन में क्या लिखोगे आप, बीइंग अमाउंट पेड फॉर द रेमुनरेशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाती है, क्लियर, ठीक है, ओके। अब अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट निकल के आता है, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट आप देखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू बियर दीज एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए किसी एक पार्टनर ने, और वही रिस्पॉन्सिबल था उन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। तो देखो आप जो काम कर रहे हो ना, एंट्रीज आप कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ द फर्म कर रहे हो, फर्म की बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के ऊपर बनती है, ना कि पार्टनर के ऊपर। तो अभी क्या हुआ है, खर्चा पार्टनर ने पे किया और वही उस खर्चे को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था। तो यहां पर जो एंट्री आपके पास बनेगी, कोई एंट्री आप बना सकते हो, नो एंट्री, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर पार्टनर, यू आर वर्किंग फॉर द फर्म। खर्चा फर्म का, खर्चा पार्टनर का, और पार्टनर ने ही बियर किया, तो हम क्या करें, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर अ पार्टनर, है ना। हम फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो फर्म की एंट्रीज तो हम करेंगे, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आने वाला है कि भाई एक पॉइंट आता है कि कुछ पैसा रीइंबर्स करना होता है। रीइंबर्स अगर हमने कर दिया तो उस केस में हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, नोट बनाते रहिएगा साथ साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट बनने वाला है वो क्या पॉइंट बनने वाला है, इफ, अच्छा ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, 6 वाला। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं, जहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स, और एक्स कौन है, अ पार्टनर, ठीक है, विच आर टू बी borne बाय वाई। अब वाई कौन है, अनदर पार्टनर,
हमारी फर्म का एक दूसरा पार्टनर है वाई। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि भाई खर्चा किसने बियर किया, खर्चा पे किया हमारा एक्स ने, है ना। दो पार्टनर्स हैं एक्स और एक आपके पास है वाई। खर्चा किसने पे किया, एक्स ने। पे किसको करना चाहिए था, वाई को पे करना चाहिए था। तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट का कोई यूज नहीं है, बिकॉज खर्चा पार्टनर्स से कनेक्टेड है। फर्म का खर्चा पे करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वाई की, बट पे किसने कर दिया, एक्स ने कर दिया। तो इसमें हम एंट्री जो पास करेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री पास होगी। तो इसमें होगा क्या, देखो इसकी जेब से पैसा निकाल के हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पैसा इसको पे करना चाहिए था बट इसने पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका पैसा, इसमें से कुछ पैसा निकालो और इसी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, हो गया हमारा काम डन। क्योंकि इसने जो पैसा पे किया इसको रिकवर भी तो करना है, ये रिकवर किससे करेगा, ये इससे रिकवर करेगा। तो हो क्या रहा है, देखो इसकी कैपिटल कम हो रही है, इसकी कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि यहां से कैपिटल कम हो जाएगी तभी तो यहां पैसा इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैपिटल को आप क्या करोगे बेटा, यहां डाल दोगे आप वाइस कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, हो गया हमारा काम, दैट्स ऑल। तो ये जो एंट्रीज हमने पास ऑन की अभी सारी की सारी, ये सारी एंट्रीज आपके हेल्प करेंगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। क्लियर। तो हमारा आज की क्लास में जितनी भी रियलाइजेशन एंट्रीज बनती हैं सारी की सारी हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, इनके ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो हम लोग सेपरेटली कवर अप करेंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कब हम ट्रांसफर करें कब हम ट्रांसफर ना करें, बिकॉज दे आर द स्पेसिफिक रिजर्व एंड क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उनको बहुत समझदारी से बहुत सोच समझ के उनकी एंट्रीज को फ्रेम कर रहे हैं। हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही रिवॉल्यूशन अकाउंट वाला है जो हमने पहले सीखा था। क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई डोंट थिंक सो कि अब आपको जनरल एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस चैप्टर से मैक्सिमम पार्ट जनरल एंट्रीज का ही कवर किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, इसको दोबारा से रिपीटेड मोड में देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला। किसी एंट्री को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इसको कवर अप किया है और बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।